अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाटर ट्रीटमेंट बाय इलेक्ट्रो कोगुलेशन मेथड। बुनियादी तौर पे तो हम वाटर ट्रीटमेंट के साथ साथ इस पे फोकस करेंगे इलेक्ट्रो कोगुलेशन क्या होती है। देखिए, इलेक्ट्रो कोगुलेशन या ईसी इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल or water treatment process used to remove contamination such as suspended solid, heavy metals and organic compound from the water। हम जब डेली लाइफ में वाटर यूज़ करते हैं तो ज़ाहिर है उसमें इम्प्योरिटीज़ का आना एक हकीकत है। फॉर इंस्टेंस अगर आप इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर को देखते हैं तो मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में पानी का इस्तेमाल तो ज़ाहिर आप जानते हैं कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मस्ट है। वो पानी जब इंडस्ट्री निकालती है बाहर, वो नहरों दरियाओं और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाता है तो वो प्योरीफाई नहीं, ट्रीट करके भेजना पड़ता है कि उसमें ऐसे केमिकल्स जो नुकसानदेह हों आबी लाइफ के लिए या वैसे इन्वायरमेंटली फ्रेंडली ना हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ना हो, तो हमें उसे रिमूव करना पड़ता है। तो उसके लिए इलेक्ट्रोकोगुलेशन जो है ये बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत इकोनॉमिकल टेक्निक है। इसमें हम ये करते हैं कि आपके पास जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, हैवी मेटल्स होती हैं या इवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, फॉर इंस्टेंस कोई डाइज़ हैं, तो ये सारी पानी से हम रिमूव कर सकते हैं। ये जो मेथड है ये बहुत सिंपल है। इसको हम आगे डिटेल में भी देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। कि आपके पास एक चैम्बर होता है, चैम्बर में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इन दो इलेक्ट्रोड्स के एंड पे आप इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं और इसके नतीजे में एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जो हम आगे डिस्कस करते हैं, जिसके नतीजे में जो पोल्यूटेंट होता है वाटर के अंदर, जो चीज़ पोल्यूटेंट एज एक्टिंग एज अ पोल्यूटेंट, वो सस्पेंडेड सॉलिड हो सकता है, वो हैवी मेटल्स हो सकती है या ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो जो है वो एग्रीगेट बन जाते हैं उसके, और एग्रीगेशन के नतीजे में लार्जर पार्टिकल्स जिन्हें हम फ्लॉक्स कहते हैं वो बन जाते हैं। और इन फ्लॉक्स को हम फिर सेडिमेंटेशन, यानी अगर वो हैवी हों, उनकी डेंसिटी ज़्यादा हो तो वो बॉटम पे बैठ जाते हैं, तो उसे सेडिमेंटेशन से हम अलग कर लेते हैं, या अगर वो लाइट हो तो वो टॉप सरफेस पे आ जाते हैं, तो या फ्लोट करते हैं, उसे हम फिल्ट्रेशन से रिमूव करते हैं। ये तो एक हल्का सा इंट्रोडक्शन था। अब हम इसका जो प्रिंसिपल है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि आपके पास यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक चैम्बर होता है आपके पास। ये चैम्बर आप मेक श्योर करते हैं कि ये स्टेनलेस स्टील का हो या ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, नहीं ऐसा हो जो इस पूरे अंदर जो सॉल्वेंट है या ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं या किसी तरह का भी इलेक्ट्रोकेमिकल इस जो फिनोमेना हो रहा होता है उसके अंदर ये खुद रिएक्ट ना करें, यानी नॉन रिएक्टिव हो। तो ये स्टेनलेस स्टील का भी बना सकते हैं, ये प्लास्टिक का भी आप बना सकते हैं। इसके दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करते हैं, इसे हम एनोड कहते हैं, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करते हैं उसे हम कैथोड कहते हैं। यहाँ पर पावर सप्लाई होती है, ये डीसी पावर यानी डायरेक्ट करंट होता है। यहाँ पे वाटर होता है, तो ज़ाहिर आपने वाटर को ट्रीट करना है, तो वाटर के अंदर ज़ाहिर सिर्फ वाटर नहीं है, इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद हैं जो कि वो इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर मौजूद हैं वो पानी को इम्प्योर की हुई हैं, यानी वो पोल्यूटेंट इसके अंदर मौजूद हैं। अब होता यह है कि जब आप यहाँ से पावर अप्लाई करते हैं, यानी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इस वोल्टेज एप्लीकेशन के नतीजे में आपको पता है एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन का फिनोमेना होता है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन का फिनोमेना होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब है एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एनोड पे ये होगा कि जैसे ही आप पावर अप्लाई करेंगे तो ये एनोड जो है ये ऑक्सीडाइज होगा। ये किसी भी मेटल का हो सकता है, ये मेटल एल्यूमिनियम की हो सकती है, ये कॉपर की हो सकती है, ये जिंक की हो सकती है, यानी कोई भी मेटल हो, इसे एज एन इलेक्ट्रोड आप यूज़ कर सकते हैं। और इस इलेक्ट्रोड को यहाँ पे होता है, ये जैसे ही आप करंट अप्लाई करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ये आयोनाइज होगा, यानी मेटल का एक एटम जो मेटल है ये इसका एक एटम आयोनाइज होगा और ये आपको क्या देगा, एक मेटल आयन देगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो ज़ाहिर है इस सर्किट में फ़्लो करेगा, इस सर्किट से फ़्लो करेगा, फ्लो ऑफ करंट होगा। जो मेटल है ये इस सोल्यूशन के अंदर आ जाएगी, एक काम ये होगा। दूसरे ये होगा कि आप जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये जो वाटर का मालिक्यूल है ये ज़ाहिर है डायरेक्टली इन कंटेक्ट है विद दिस कैथोड। कैथोड के ऊपर रिडक्शन का फिनोमेना होता है। तो होता यह है कि वाटर का मालिक्यूल, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से हमने देखा था कि ये इस एक्सटर्नल सर्किट से आता है, जब कैथोड के ऊपर पहुँचता है तो कैथोड जो है ये भी मेटल का होता है और ये इंटैक्ट होता है इस वाटर से।
और वाटर का मॉलिक्यूल जब इसके साथ H2O इन कांटेक्ट है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल डिसएसोसिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो जाएगी और इसके नतीजे में वाटर OH आयन देगा और H2 आयन देगा, यानी दो अगर वाटर मॉलिक्यूल हो तो 2OH दे देगा और एक H2। हाइड्रोजन गैस यहाँ से बबल बना के ऊपर की तरफ चली जाएगी और ये OH आयन इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। ये OH जो है ये जो डिज़ोल्व मेटल का ये आयन था, इस मेटल के साथ मिल के ये हैवी होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बना के इसकी बॉटम पे बैठ जाएगा। अब ये वाला सारा फिनोमेना है। सवाल ये पैदा होता है कि जो सॉलिड इंग्रेडिएंट्स थे या जो इम्प्योरिटीज़ थी वाटर के अंदर उसे हम कैसे रिमूव करते हैं। तो वो ये है कि लेट्स सपोज ऑर्गेनिक डाइज़ हैं या कोई और ऐसी मेटल्स हैं, तो वो जब ये पूरा फिनोमेना होता है तो वो डीस्टेबल हो जाते हैं, डीस्टेबलाइज हो जाते हैं। यानी वो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल आपने ऑर्गेनिक डाइज़ डाली हुई हैं तो वो ऑर्गेनिक डाइज़ यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएंगी और या वो इस वाटर से डिटैच हो जाएंगी और इसके साथ जुड़ जाएंगी या इस आयन के साथ जुड़ जाएंगी और ये आयन उसे मेटल आयन के साथ जुड़ जाएंगी या ये OH आयन के साथ और ये उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे उसको, और वो वाटर से अलग होके वो डाई या वो इम्प्योरिटी इनके साथ जुड़ जाएगी और ये जुड़ के हैवी अगर हुए तो ये नीचे बैठ जाएंगे यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ स्लज, और अगर वो लाइट हुए तो ये इस हाइड्रोजन गैस जब ऊपर निकलेगी तो इसके साथ ऊपर यहाँ टॉप सरफेस पे आ जाएंगे। अगर तो ये नीचे बैठ गए तो इसे सेडिमेंटेशन से ऊपर से निथार लेंगे पानी को तो ये नीचे छोड़ देंगे और पानी साफ़ पानी आ जाएगा, और अगर ये ऊपर हल्के हुए तो ऊपर जाएंगे और यहाँ पे तैरना शुरू हो जाएंगे और इसको फिर हम फिल्ट्रेशन से रिमूव कर लेते हैं। तो ये इसका आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा फिनोमेना कि ये इलेक्ट्रोकोगुलेशन होती क्या है। अब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा प्रोसेस फ्लो क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं वाटर में से और जो मेटल्स आयन है वो रिलीज़ होते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोड। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मेटल आयन रिलीज़ होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्लक्स। द मेटल आयन इंटरेक्ट विद कंटेमिनेशन इन द वाटर। ये जो मेटल आयन है ना, यहाँ पे तो इसने OH से मिला है तो इसने MOH बनाए हुए हैं, वरना यहाँ पे इस कंटेमिनेशन मैंने आपको बताया कि इस वाटर के अंदर अगर कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड है या हैवी मेटल्स हैं या और कोई ऐसी चीज़ें तो ये उसके साथ रिएक्ट करके या इसके साथ OH जो रिलीज़ होगा इसके साथ कंटेमिनेशन मिल के ये फ्लॉक्स बना देंगी और उसके चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेंगी और वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें इस काबिल बनाएंगी कि वो एग्रीगेट बना लें और लार्जर पार्टिकल्स बना लें जिन्हें हम फ्लॉक्स कहते हैं। और फिर आप ये लार्जर पार्टिकल्स ज़ाहिर इकट्ठे होते होते ये नीचे बैठ जाते हैं, जो ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं, सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन से हम अलग कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि व्हाट आर द की पैरामीटर्स इन इलेक्ट्रोकोगुलेशन प्रोसेस। देयर आर मल्टीपल की पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोड मटेरियल्स किस तरह का है, आपके पास अगर आयरन या एल्युमिनियम के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एल्युमिनियम जो है ये बेटर कोगुलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है लेकिन ये एक्सपेंसिव है। तो आयरन सस्ता है लेकिन इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं। वोल्टेज जो है ये आप कितना अप्लाई करते हैं इस पे भी कोगुलेशन रिजल्ट का मतलब ये है कि ये जो कोगुलेशन का फिनोमेना है ये कितने परसेंट इम्प्योरिटीज़ वाटर से रिमूव करने में सक्सेसफुल रहा। तो वोल्टेज आप जितना ज़्यादा करेंगे यानी हायर वोल्टेज रिजल्ट मोर कोगुलेशन प्रोसेस, और इसके नतीजे में जो फिनोमेना है एफिशिएंसी वो तो बेटर होगी लेकिन इसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ज़ाहिर है आप ज़्यादा वोल्टेज से एनर्जी कंजम्पशन तो ज़्यादा होगी। ये लैब स्केल पे तो ज़ाहिर आपको एनर्जी इतना इम्पोर्टेंट पैरामीटर नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन इंडस्ट्री में जब बहुत ज़्यादा वाटर आपने ट्रीट करना होता है तो ये इसका ठीक ठाक बिल आता है, और फिर पाकिस्तान जैसी कंट्री में तो ज़ाहिर है ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। करंट डेंसिटी जो है ये करंट पर यूनिट एरिया होता है, तो जितना इलेक्ट्रोड का एरिया ज़्यादा होगा करंट डेंसिटी कम हो जाएगी। तो आप हायर करंट डेंसिटी एक्सेलरेट फ्लो कोगुलेशन प्रोसेस बट कैन लीड टू मोर इलेक्ट्रोड वियर। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जैसे जैसे यहाँ पे ना इलेक्ट्रोड यहाँ से आयनाइज होगा तो ये इलेक्ट्रोड की वियरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रोड वियरिंग, तो कुछ टाइम बाद आपको ये इलेक्ट्रोड भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से ये भी याद रखना है कि ये फिनोमेना इस वाले से भी
है। ये वाले कुछ पैरामीटर्स हैं, इलेक्ट्रोड डिस्टेंस कितना है दो इलेक्ट्रोड के दरमियान, पीएच ऑफ द वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस टाइम और टेम्परेचर, ये सारे पैरामीटर इन्फ्लुएंस करते हैं एट द एंड एफिशिएंसी ऑफ द दिस प्रोसेस। ये था हमारा आज का लेक्चर और आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। ये कुछ है कि आप ऑर्गेनिक डाइज को जैसे रिमूव करते हैं तो वो उसमें भी यही फिनोमेना हो रहा होता है। इस वाले से अगर आपको कोई कमेंट सेक्शन में सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।